और फिर हमारी दूसरी कक्षा है और वह है संसाधन एवं मृदा एवं मृदा। संसाधन में भी हम लोग दो भागों में पहले संसाधन को देखेंगे, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के भी दो भाग हैं, एक नवीनीकरण संसाधन होता है और एक होता है गैर नवीनीकरण। तो ध्यान रखिए, इसी कड़ी में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बहुमूल्य और वह है मिट्टी, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। हम लोग विकास के उच्चतम मापदंड को प्राप्त किए, लेकिन आज तक 1 ग्राम मिट्टी का निर्माण नहीं कर पाए। चांद पे पहुंच गए, सूरज का अध्ययन कर रहे हैं आदित्य L1 के द्वारा, चंद्रायन के द्वारा चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न सैटेलाइट से हम स्पेस का अध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1 ग्राम आज तक मिट्टी, किसी वैज्ञानिक की यह ताकत नहीं है कि 1 ग्राम मिट्टी का निर्माण कर पाए। लेकिन मिट्टी के क्षरण करने में हम पीछे नहीं हैं। तो मिट्टी का सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी का अध्ययन करेंगे। कृत्रिम संसाधन का भी इसी कड़ी में अध्ययन होगा, लेकिन फिलहाल जो भारत की भूगर्भिक संरचना है, उस भूगर्भिक संरचना का हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करना चाहेंगे नेट सेल में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कई बार उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि यह युग क्या है, कल्प क्या है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है कि नहीं। और गोंडवाना लैंड जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है कोयला के लिए। तो इन सब बिंदुओं की जानकारी आपको इसी कक्षा में दी जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि पूरे चट्टान समूह का वर्गीकरण करेंगे भूगर्भिक संरचना के तहत, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक बातों को ध्यान में रखें, तब आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। तो लिखेंगे इसको, ऐसे लिखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना का आरंभ या विकास पेंजिया, पेंजिया समझे, आज जो पृथ्वी का स्वरूप है उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, पेंजिया। पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है, विभाजन से होता है। ध्यान रखिए कि भारत ध्यान रखिए कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान रखिए कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इसके अतिरिक्त गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो रहे बेवकूफ की तरह क्यों बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर जबकि अंगारा लैंड
यूरोप में जो शेष बच गया सब वो क्या हो गया, बंगालैंड बच गया, तो शेष क्या बच गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्या बच गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड इत्यादि। आपसे तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किसका हिस्सा है। पेंजिया के विकास के क्रम में जब पेंजिया दो भागों में बटा, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो भारत किसका हिस्सा है, भारत गोंडवाना लैंड का। भारत के साथ साथ कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर इत्यादि इत्यादि। इतनी बात यदि जेहन में रहे तो पर्याप्त है, ठीक है कि नहीं। अब लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि भूगर्भिक इतिहास को विभिन्न भूगर्भिक इतिहास को विभिन्न महाकल्प कल्प युग, विभिन्न महाकल्प कल्प युग युग, जैसे होता है ना, वर्ष, महीना, नहीं, घंटा, मिनट, सेकेंड, उसी तरह से क्या है, विभिन्न महाकल्प कल्प युग में बांटा जाता है। सबसे पहला महाकल्प कौन सा है, ठीक है, जो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, तो सीनोजेइक है। तो लिखेंगे पहले लिखो नवजीवन सीनोजेइक, नवजीवन सीनोजेइक 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये नया में आता है, नवजीवन जब भी है तो नया भाग है, सबसे पहला भाग, सबसे लास्ट का भाग है, जिसमें आधुनिक मनुष्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। हमारा जो पूर्वज था वो सीनोजेइक युग का, ठीक है कि नहीं। तो पहले उसमें लिख देंगे जैसे इसको बांटोगे, ये हुआ महाकल्प, ये हुआ कल्प, ये हुआ युग, इसमें हुआ मुख्य घटना। सीनोजेइक में घटना में क्या होगा, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज और कुछ महत्वपूर्ण जीव जंतु आया सामने, खरगोश, इन सब के विषय में यहाँ लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है कि नहीं। कोई हम जियोग्राफिकल जो पार्ट है वो बनने नहीं जा रहे हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्व रखता है, समझना चाहिए कि सबसे पुराना में आएगा, सबसे बड़े में आएगा महाकल्प, और महाकल्प जो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना था, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, उसको क्या कहते थे, नवजीवन। उसको अंग्रेजी में कहते हैं सीनोजोइक, और परीक्षा में भी यही चीज देता है, हिंदी में ही दे देगा सीनोजोइक लिख कर। और इसके दो भाग होते हैं, चतुर्थ कल्प और तृतीय कल्प। इसके दो भाग, चतुर्थ और तृतीय। तो लिखो सीनोजोइक लिखिए, उसी तरह से जैसे मैं लिखा हूं उसी तरह से लिखिए, सीनोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। युद्ध में अभिनव नूतन लिखे, अभिनव नूतन। मुख्य घटना में लिख दीजिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, सबसे बड़ा घटना ये, वनमानुष,
वन मानुष, खरगोश, चूहा इत्यादि। खरगोश, चूहा इत्यादि। ठीक है। अब आइए, दूसरा है मध्यजीवी। मध्यजीवी मेसोजोइक कहते हैं। मेसोजोइक, ये मेसोजोइक कब से कब तक का? 6.5 करोड़ से 6.5 करोड़ से 24 करोड़ वर्ष पूर्व, उसको कहेंगे मेसोजोइक। आप लोग को याद होगा एक दिन एक बार लिखाए थे कि डायनासोर किस युग का, किस महाकल्प का है, तो मेसोजोइक का ही है, तो लिखेंगे। दूसरा है मेसोजोइक, किनोजोइक क्या लिखे? मेसोजोइक। और मेसोजोइक में लिख देंगे कल्प में क्रेटेशियस, जुरेसिक, क्रेटेशियस, जुरेसिक, हाँ, और जुरेसिक कल्प में। अब मुख्य घटना, युग में नहीं लिखा, मुख्य घटना में लिखे डायनासोर युग और विलुप्त। डायनासोर युग और विलुप्त माने डायनासोर देखे भी गए और डायनासोर, और इसी समय में, इसी मेसोजोइक में मेढक और कछुआ देखे, जो कछुआ का जीवन काल सबसे अधिक होता है। ओलिव रिडले प्रजाति की कछुआ, और उसका प्रजनन स्थल कहाँ है? उड़ीसा के गहीरमाथा में, जो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि ओलिव रिडले प्रजाति की कछुआ का प्रजनन स्थल कहाँ है? तो उड़ीसा का गहीरमाथा। कॉपी के ऊपर में पहले इसको लिखो, मुंह से जब निकल गया है तो इसको लिख लो। कछुआ की प्रजाति, अमेरिकन प्रजाति, कछुआ की अमेरिकन प्रजाति कछुआ की अमेरिकन प्रजाति ओलिव रिडले प्रजाति, ओलिव रिडले प्रजाति, ओलिव रिडले प्रजाति का प्रजनन स्थल, ओलिव रिडले प्रजाति का प्रजनन स्थल, ओलिव रिडले प्रजाति का प्रजनन स्थल गहीरमाथा, उड़ीसा। गहीरमाथा, उड़ीसा, सागरमाथा नहीं, गहीरमाथा। सागरमाथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। उड़ीसा में एक अभ्यारण्य भी बड़ा चर्चित अभ्यारण्य, जिसका नाम है भीतरकनिका। जिसका क्या नाम है? भीतरकनिका। वो सब अभ्यारण्य में पढ़ते हैं। नेशनल सेंचुरी आप लोग को एनवायरमेंट में पढ़ाए थे, ठीक है कि नहीं? और जो आगे बढ़ गया सो आगे बढ़ गया, जो छूट गया सो छूट गया। आज भी करंट में भारत की जो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, क्योंकि अब पर्यावरण का जो करंट विविधा है वो अब समाप्ति की ओर है। एक इसी क्रम में पर्यावरण में, हालांकि वो केमिस्ट्री का भाग है, बायोलॉजी का भी भाग है, जिसका नाम है प्रदूषण। और ये प्रदूषण को एक अलग कक्षा में आपको कंप्लीटली बताई जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में नहीं बताया। हालांकि उन सारे तत्वों से आप परिचित हो गए। प्रदूषण में चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या आपकी भूमि प्रदूषण हो, उन सभी प्रदूषण के मूल कंटेंट से आप परिचित हैं। सिर्फ उसको एक स्ट्रीम लाइन में, इंटीग्रेशन में दे देना है, जो अगले सप्ताह हम दे देंगे आपके समक्ष। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल तो अभी हम पढ़ रहे हैं भूगर्भिक संरचना। अब भूगर्भिक संरचना की कड़ी में हम महाकल्प में, मेसोजोइक में, और मेसोजोइक में क्रेटेशियस और जुरेसिक कल्प है, और उसमें डायनासोर आया भी, और डायनासोर और मेढक का कछुआ देखा गया। कछुआ का प्रजनन स्थल परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गहीरमाथा। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे लिखिए फिर। इसके बाद लिखेंगे पैलियोजोइक, पूरा जीवी। पूरा जीवी होता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक क्या होता है? पैलियोजोइक, इसमें कल्प नहीं लिखना है। 24 करोड़ से
57 करोड़ तक, 24 करोड़ से 57 करोड़ तक पैलियोजोइक सबसे पुरानी। इसमें क्या देखा गया? इसमें रेंगने वाले जीव देखे। रेंगने वाला जीव क्या है? हां, सांप, छिपकली, ये सब क्या है? ये सब रेंगने वाले जीव हैं। मगरमच्छ, ये सब जो केचुआ, केचुआ रेंगता है, रेंगता तो तुम भी है, तो लिख दो मनुष्य। जब जाते हो अभियान में, बड़े ऑफिसर बन जाते हो या छोटा जगह पे भी जाते हो तो रेंगते हुए जाते हो कि नहीं? जंगल वगैरह में ऑपरेशन करना होता है तो मनुष्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जो मैंने अभी लिखाया कि रेंगने वाले सारे जीव किस में आ जाएंगे? पैलियोजोइक में। ठीक है कि नहीं? रेंगने वाले सारे जीव किस में आ जाएंगे? पैलियोजोइक में। तब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिख देंगे पैलियोजोइक। ये था 54 करोड़ से 24 करोड़ से। हाँ, फिर लिखेंगे नेक्स्ट, रेंगने वाले जीव लिख दिए। ठीक है, जैसे सांप आप लिख दीजिए, आगे लिखिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। रेंगने वाले जीव में पैलियोजोइक के बाद आइए प्रीकैम्बियन। प्रीकैम्बियन, प्रीकैम्बियन ये 57 करोड़ से पहले 4 अरब वर्ष तक, 57 करोड़ से पहले महाकल्प में लिखेंगे। 57 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व, ये वह युग था जो सबसे पुराना है। हाँ, सिंगल सेल वाले जीव, वेरी गुड। सिंगल सेल वाले जीव का विकास हुआ। ब्लू ग्रीन एल्गी, अमीबा, बड़े है ना, प्रोटोजोआ। अब तो सारी बात समझ में आती होगी। एक कोषीय जीव कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो लिख देंगे एक कोषीय जीव का विकास हुआ। एक कोषीय जीव का विकास हुआ। एक कोषीय जीव का विकास हुआ। ठीक है, एक कोषीय जीव का विकास हुआ। इसके बाद 5 अरब से 14 अरब वर्ष पूर्व तक, 5 अरब से उसका, उस महाकल्प का नाम नहीं दिया गया। तो 5 करोड़ से 5 अरब से 14 अरब वर्ष पूर्व। अब ये 5 अरब से 14 अरब वर्ष पूर्व में क्या हुआ? सूर्य का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मुख्य घटना में लिख दो सूर्य का निर्माण और सूर्य का निर्माण और सूर्य का निर्माण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य का निर्माण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई किस युग में? किस युग में? 5 अरब से 14 अरब। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पुराना जो महाकल्प है उसका नाम नहीं, 14 अरब वर्ष पूर्व का नाम नहीं, लेकिन उसके बाद 5 अरब के आसपास वाले में प्री कैम्बियन का। आपको कहेगा उसको सजाइए काल के अनुसार। तो सबसे पुराना क्या है? प्री कैम्बियन। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? तो पूछेगा आधुनिक युग में जो हम लोग रह रहे हैं वो कौन सा महाकल्प है? सीनोजोइक। ऐसा है, समझ गए ना कि हम लोग जिस युग में, जिस महाकल्प में रह रहे हैं वो कौन सा महाकल्प है? वो है सीनोजोइक। तो नोट में लिख दो कि हम लोग जिस कल्प में निवास कर रहे हैं उसे 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 सीनोजोइक कहा। उसे सीनोजोइक कहा। उसे क्या कहते हैं? सीनोजोइक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीनोजोइक कहते हैं। चलिए अब आइए पैराग्राफ चेंज कीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि प्री कैम्बियन महाकल्प में
प्रीकैम्बियन महाकल्प में, प्रीकैम्बियन महाकल्प में, प्रीकैम्बियन महाकल्प में कई चट्टान समूह का विकास हुआ, जैसे 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 आर्कियन, जैसे आर्कियन, धारवार, कुडप्पा, आर्कियन, धारवार, कुडप्पा, कुडप्पा आदि आदि आदि। अब इसमें सबसे प्राचीनतम चट्टान समूह पूछेगा तो किस पर टिक लगाइए? आर्कियन पे, नाम से ही स्पष्ट हो गया कि सबसे पुराना महाकल्प कौन? प्रीकैम्बियन। प्रीकैम्बियन का सबसे पुराना चट्टान समूह कौन? आर्कियन। जो सबसे प्राचीन है वहीं से शुरू करेंगे तो लिखेंगे आर्कियन। सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान है, सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान है जो लावा के ठंडा होने से बना, जो लावा के ठंडा होने से बना है। और आपकी जानकारी में मैं दे दूं, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है और भारतीय उपमहाद्वीप का 2/3 हिस्सा आर्कियन का ही बना। देखेंगे इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये सब समझते हैं ना, जीवाश्म मतलब जीवों का अंश नहीं होता, जीवों का अंश नहीं होता है, जीवों का अंश नहीं होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप का, और भारतीय उपमहाद्वीप का 2/3 हिस्सा इसी का बना है। भारतीय उपमहाद्वीप का 2/3 हिस्सा आर्कियन चट्टान समूह का बना। ठीक है, इसमें इसमें क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, एक है ग्रेनाइट और दूसरा है नीस। तो लिखेंगे इसके दो उदाहरण हैं, ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस। अरावली पर्वत, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वत, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आर्कियन का उदाहरण है। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र इसका उदाहरण है, आर्कियन का उदाहरण है, आर्कियन का उदाहरण। इसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों। आर्कियन में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के खनिज का क्या मतलब है? धातु खनिज भी, अधातु खनिज। तो यदि पूछेगा कि खनिज के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चट्टान समूह, ग्रेनाइट नीस किसका उदाहरण है? आर्कियन। ठीक है, और दूसरा आर्कियन के बाद धारवार, तो लिखेंगे धारवार चट्टान समूह। धारवार, आर्कियन के बाद है धारवार, धारवार। देखिए धारवार क्या है? आर्कियन का जब अपर्दन हुआ, अपर्दन मतलब क्षरण, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इरोजन। ठीक है कि नहीं? आर्कियन का अंग्रेजी नहीं होता, नाम का अंग्रेजी होता है। तुम्हारा नाम है मीना, इसका अंग्रेजी क्या होगा? क्या होगा? नहीं, तुम्हारा नाम है हीरा,
आशा है समझ गए होगे। हीरा का तो चलेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश नाम है, सनलाइट नहीं, मूल में आ जाइए। आर्कियन का नाम अंग्रेजी में भी आर्कियन ही होगा, हिंदी में भी आर्कियन ही। कल हम बता रहे थे तो एक लड़की कही क्या कि सर ये कि नहीं, आइए जी सर इसमें अंग्रेजी शब्द कम है सर। हम कहा कि जितना कठिन वर्ड है सबका अंग्रेजी है। यदि जो मैं हिंदी बोलूँ आज यदि नहीं समझ में आया तो इसका मतलब कंपटीशन के योग्य नहीं। ठीक है कि नहीं। बड़े से बड़ी परीक्षा में भी हिंदी में पास करना है, यूपीएससी में भी हिंदी में पास करना होता है, अंग्रेजी में पास करना है। आजकल हर जगह अंग्रेजी हिंदी की क्या है, प्राथमिकता है। और उतना यदि हिंदी नहीं समझ में आती है जो मैं बोलता हूँ तब तो बेकार है। आशा है समझ रहे हो। ठीक है कि नहीं। कल भी मैं बता रहा था गुम्फित, उसका अंग्रेजी बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। कौन सी नदी गुम्फित नदी के उधर ब्रह्मपुत्र है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है कि नहीं। हम इरोजन बोलते हैं तो अपरजन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं तो डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे भी जितने भी कठिन वर्ड हैं अभी बताए कि आर्कियन चट्टान समूह के अपरदन से, अपरदन का भी सरल किए, क्षरण से, क्षरण को भी सरल कर दिए, टूटने से, बिखराव से। अब कहोगे कि सर नहीं समझे, अब तो भाई इससे सरल हिंदी तो नहीं हो सकती है। इससे सरल हिंदी इस तरह से समझो कि तुम जवान हो, 100 फीट के हो, बूढ़ा हो जाते हो तो कितना हो जाते हो, नहीं अब सिमट जाते हैं। अब देखिए अपने 100 वर्षीय दादाजी को, जो जवानी के दिनों में लंबे चौड़े थे, 100 किलो के थे, और जैसे जैसे शरीर का भी क्षय होता है, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्षरण शुरू हो जाती है और ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह भंग होने लगता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट होती है ना, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह नहीं। आप अपने बुजुर्गों से भी समझ सकते हैं कि इनकी मृत्यु निकट है कि नहीं। यदि लोभ मोह है, आसक्ति है तो जीवन है, और यदि ये चीज नहीं है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब इनको जीवन जीने की इच्छा शक्ति नहीं रही, अब निर्वाण की प्राप्ति की ओर उन्मुख है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग में से एक आध लड़का होता है, कई बार एक बार में परीक्षा में सफलता नहीं मिली, कमरा उमरा बंद कर लिए और तकदीर में मेरे अंधेरे ही अंधेरे हैं, अब जीवन की इच्छा नहीं, बेकार है ये सब। अरे मनुष्य का जीवन से बेहतर कोई क्षेत्र नहीं। ये जो सोचते हो कि परलोक बहुत अच्छा है, अरे जो चीज है जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है और उसमें जियो। ठीक है। आईएएस नहीं हुए तो क्या हुआ, जहां हो उसी में क्या रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ऐसा समझ रहे हो। ठीक है कि नहीं। जो जो ऐसा भी नहीं कि जावे जीवे सुखम जीवे कह रहा है कि सर जो कौटिल्य का चाणक्य का जो सर प्रिंसिपल था भौतिकवादी दर्शन, इसको चाणक्य दर्शन भी कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। कौटिल्य उसके समर्थक थे। उसका भी यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भौतिकवादी दर्शन के सबसे बड़े समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे। बाणभट्ट, कौटिल्य, क्या तो नाम दिया, कौटिल्य। और इस दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो चाणक्य। और ये बात किसने कही थी, चाणक्य ने। जावेति जीवेति सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। इसीलिए कोई तुमसे ऋण मांगने आए प्रोफेशनल तो समझ जाओ कि चाणक्य समर्थक है। उसको ऋण 1 रुपया नहीं दो, ऐसे भी मित्रता में रुपया नहीं दो, और रुपया यदि दे रहे हो मित्रता में तो भूल जाओ, तभी मित्रता बनी रहेगी। आशा है मेरी भाव को समझ रहे होंगे। अच्छे दोस्त को कभी रूम पार्टनर मत बनो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आशा है समझ रहे होंगे। और एक और व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे प्रेम करो उससे विवाह मत करो। आशा है समझ रहे होंगे सब बातें। इतना जोर से ताली मारा है तो सारी बातें व्यवहारिक शिक्षा दे दिए। अरे आप इतना देर से चुप थे, अब उदास बैठे हुए थे, और जैसे ही ये बातें कहे हैं कि मुस्कुराया है जोर से,
आशा समझ गए। अब तुम क्यों उदास हो गए? ये तो मुस्कुराने की बात थी, उदास क्यों? सर आप जो बात कह दिए हैं ना उससे सर बड़ा दुखी, चोट लगा है। अरे मूल बात बताए हैं, सबसे अच्छे दोस्त को रूम पार्टनर मत बनाओ। आप मित्र को पैसा दो तो भूल जाओ, तब भविष्य में काम देगा, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। ये सब जीवन की शिक्षा है जो दे रहा। चलिए व्यवहारिक शिक्षा अभी मूल में आ जाइए, और भी बताते रहेंगे, हम तो नित्य दिन बताते ही रहते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था, बहुत अच्छी बात, ठीक है कि नहीं? क्या बता रहा था? हम लोग थे धारवाड़, तो धारवाड़ का उत्पत्ति कैसे हुआ? तार्कियन का क्षरण हुआ। तो देखिए धारवाड़ की उत्पत्ति तार्कियन के क्षरण से। आर्कियन के क्षरण से हुई, आर्कियन के क्षरण से। क्षर वाला क्षरण नहीं है जी, महापूर्वक क्षमा वाला क्षर। अच्छा लिखता है क्षरण, वो क्षर वाला क्षर, अपेक्षा वाला। देखो ठीक है, लिखता है क्षर वाला क्षर, तो क्षरण से होती है। एवं एवं यह परतदार चट्टान, एवं धारवाड़ चट्टान परतदार चट्टान है, और इसका सबसे अधिक विकास और इसका सबसे अधिक विकास कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में इसका सबसे अधिक विकास कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ, जहां सोना की अधिकता पाई गई, जहां सोना की अधिकता पाई गई, जहां सोना की अधिकता पाई गई। इस चट्टान समूह में, धारवाड़ चट्टान समूह में किसकी अधिकता पाई जाती है? सोना की। सबसे ज्यादा खनिज के क्षेत्र में रिच कौन है? तार्कियन है, ठीक है कि नहीं? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा है, अब तीसरा लिख देंगे, आर्कियन का नहीं हो, पुराण समूह का है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुडप्पा और बिंद चट्टान। तो लिखेंगे इसी कड़ी में प्रयागाच्छेद, प्रयागाच्छेद में लिखेंगे कुडप्पा चट्टान, कुडप्पा चट्टान, कुडप्पा चट्टान जो जो धारवाड़ के क्षरण से बना है, धारवाड़ के क्षरण और निक्षेपण से बना है, धारवाड़ के क्षरण और निक्षेपण से बना है, धारवाड़ के क्षरण और निक्षेपण से बना है, निक्षेपण से बना है, ठीक है, निक्षेपण से बना है। यह दिल्ली से अलवर तक, दिल्ली से अलवर तक एवं 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 छत्तीसगढ़ तक फैला, छत्तीसगढ़ तक फैला, ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फैला। अब देखिए कुडप्पा के क्षरण से किसका निर्माण हुआ? बिंद का। और बिहार का जो भोजपुर जिला वगैरह है, मध्य बिहार, वो सब किसका किसका उदाहरण है? और यहाँ बिंद चट्टान समूह में सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ मिलता है वो है चूना पत्थर। तो सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ दिखाई देगी? जहां चूना पत्थर अधिक रहेगा। रॉ मटेरियल्स तो वही है। तो आशा है समझ गए, तो लिखेंगे। चौथा है बिंद समूह, बिंद समूह, बिंद समूह लिखिए ना, बिंद समूह कुडप्पा के क्षरण और निक्षेपण से हुआ, कुडप्पा के क्षरण और निक्षेपण से हुआ, कुडप्पा के क्षरण और निक्षेपण से, कुडप्पा के क्षरण और निक्षेपण से हुआ, क्षरण और निक्षेपण से हुआ, कुडप्पा के क्षरण और निक्षेपण से हुआ,
बिहार का सासाराम रोहतास, बिहार का सासाराम रोहतास, ठीक है। इसी का उदाहरण, और यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य समूह का ही उदाहरण है, और ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आर्कियन हो गया, पुराण, 4 समूह है चट्टानों का। तो पहला आर्कियन, दूसरा है पुराण। पुराण आर्कियन के 2 भाग, एक आर्कियन स्वयं है और दूसरा है धारवाड़। पुराण के 2 भाग, एक कुडप्पा हुआ, दूसरा बिंदु हुआ। और सबका सब क्या है? क्षरण निक्षेपण से बना। जैसे आर्कियन का क्षरण हुआ तो धारवाड़ का क्षरण हुआ तो कुडप्पा, कुडप्पा का क्षरण निक्षेपण हुआ तो आशा है, समझ गए कि यदि क्रम कहेगा सजा कठिन दे दिया क्वेश्चन। भाई परीक्षा सेटर है, उसको जो मन में आएगा आपको जानना चाहिए ज्योग्राफी में। ये तो नहीं ना कहिएगा कि आप बहुत भारी पूछती है, उसी में सिलेक्शन होता है, उसी में जो पढ़ के जाता है उसका चयन हो जाता है, ठीक है कि नहीं। फिर आप उदास मुस्कुराते रहिए, अच्छी अच्छी बातों में मुस्कुराते हैं आप, हम देखे हैं। और इतना गंभीर बातें तो मैं कर नहीं रहा हूँ, उदासीन नहीं रही। ऐसा लगता है कि आप उदासीन नेचर के, या तो एसिडिक रहिए या बेसिक रहिए, अल्कलाइन रहिए, नहीं न्यूट्रल नहीं हो जाइए वर्षा की जल की तरह। ऐसा है, समझ गए होंगे वर्षा की जल का पीएच कितना होता है। देखो सब समझा, तुम नहीं समझा। सब समझ गया कि वर्षा के जल का पीएच, हम कमेंट भी करते हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन छुपा होता है। जो समझा तो समझा, ना समझा वो अनाड़ी है, ठीक है। तो क्लियर, आगे बढ़े ना। तो आर्कियन का अपर्दन हुआ, धारवाड़ का हुआ, कुडप्पा का हुआ। 2 समूह पढ़े अभी, आर्कियन और पुराण। तीसरा समूह है द्रविड़, और चौथा आर्जन, ठीक है कि नहीं। अब इस जो द्रविड़ है उसमें सीधे लिख लो डैश, कितना अच्छा। तो लिखो द्रविड़ समूह। तीसरा समूह है द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह डैश। इसमें आपके जानने के लिए कुछ नहीं, यही जानना है कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र इस समूह के तहत आता है। बेकार लिखने की क्या जरूरत है, हमको वो चीज लिखाना है जो तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे। जैसे आर्कियन, जैसे बिंद, बिहार का सासाराम रोहतास, चूना पत्थर, बिंद, इसको नहीं भूलने देंगे। चूना पत्थर है तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, इसको नहीं भूलने देंगे, ये महत्वपूर्ण है। अब चौथा है, चौथा समूह है आर्जन समूह। तो लिखिए चौथा समूह है आर्जन समूह, आर्जन। चौथा समूह है आर्जन समूह, जो 4 प्रकार के चट्टान में विभाजित है। आर्जन समूह 4 प्रकार के चट्टान में विभाजित है, ठीक है। तो 4 प्रकार के विभाजित है, ठीक है। जो 4 प्रकार के चट्टान में विभाजित है, पहला गोंडवाना, पहला है गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना। गोंडवाना युग का सबसे प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? कोयला। तो लिखेंगे गोंडवाना का सबसे प्रसिद्ध खनिज कोयला, कोयला, कोयला।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना युग का सबसे प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? गोंडवाना युग का सबसे प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? अब आइए, दूसरा है दक्कन ट्रैप। दूसरा चट्टान समूह है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप बताते हैं क्या? दक्कन ट्रैप है कि क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वहां लावा का जमा हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया से लावा और जो बेसॉल्ट लावा है उसके जमाव से क्या हुआ, जो चट्टान समूह बना उसको हम लोग कहे दक्कन ट्रैप। और ये दक्कन ट्रैप जो है कल पढ़े थे कि प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है कि नहीं? तो पूछेगा कि किस युग के अंत में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, किस समूह का चट्टान समूह? तो आर्जन का है। क्रिटेशियस युग के अंत में कैसे निर्माण हुआ? तो ज्वालामुखी की, अरे लावा कैसे बनेगा? ज्वालामुखी की क्रिया से बनेगा। और लावा जब ठंडा होगा तभी ना चट्टान बनेगा। ये तो सिंपल सा उदाहरण है। आगे भविष्य में ज्वालामुखी पढ़िएगा भी, जब स्थल मंडल पढ़ाते हैं तो ज्वालामुखी भी पढ़ाते हैं, तो लिख दीजिएगा क्रिटेशियस युग के अंत में, 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 के अंत में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बेसॉल्ट लावा से, बेसॉल्ट लावा से, बेसॉल्ट लावा से, बेसॉल्ट लावा से, बेसॉल्ट लावा से जो सीढ़ीदार, सीढ़ीदार हुआ, सीढ़ी के आकार का सीढ़ीदार, सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ। बेसॉल्ट लावा के जमने से सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ, भू आकृति का निर्माण हुआ, उसे, उसे क्या कहें? दक्कन ट्रैप। उससे दक्कन ट्रैप कहें, जिसका विस्तार महाराष्ट्र गुजरात, जिसका विस्तार कहां से कहां तक? महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार महाराष्ट्र गुजरात और पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक। बहुत अच्छा। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप किस मिट्टी के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के। दक्कन ट्रैप किस मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो लिख देंगे यह, यहां काली मिट्टी की प्रधानता है, काली मिट्टी की प्रधानता है, जिसको रेगुड़ सॉइल कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी की प्रधानता है, जिसे रेगुड़ मिट्टी या, जिसे रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, जिसे रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र गुजरात का जो क्षेत्र है, ऐसे भी काली मिट्टी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कपास के लिए प्रसिद्ध है। दोनों क्षेत्र, कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा विकसित आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक कपड़ा की मिलें तमिलनाडु में। गुजरात भी है, ऐसा नहीं है। मदाबाद खुद का बोस्टन का, बोस्टन के रूप में, पश्चिम के बोस्टन के रूप में हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है कि नहीं? हमारी सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है कि नहीं? ये सब इंपॉर्टेंट है। बिहार में पटना, फुलवाड़ी शरीफ वगैरह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब जाके वहाँ कारखाना नहीं देख लेना, अधिकांश कारखाना मिले, आपके कपड़ा मिले क्या है? बंद है। बिहार में औद्योगिक परिवेश का अभाव है। फिलहाल मूल बिंदु पे आ जाइए। बिहार में सबसे विकसित यदि कोई उद्योग है वर्तमान में तो गन्ना उद्योग है।
11 चीनी मिलें अभी भी काम कर रही हैं, विशेषकर बेतिया में, ठीक है कि नहीं, पश्चिम पूर्वी चंपारण में चीनी मिलें काम कर रही हैं, या समस्तीपुर में भी है, रोसड़ा वगैरह में, दरभंगा वगैरह में पंडौल वगैरह बंद है, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ रहे हो। पूरे देश में सबसे पहला चीनी मिल बिहार में ही स्थापित किया, कहा, मरहोरा सारण, 1904। ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिहार में पहला एल्युमिनियम फैक्ट्री बना था मुड़ी में, अब झारखंड में है वो, ठीक है कि नहीं, जहां मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिए गए, लाडली बहना योजना में 1500 रुपए दिए गए, 1500, ठीक है कि नहीं, इतने 4 महीना में 6000 रुपया दिया, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब साफ है कि इस तरह के जो योजना है उसके स्वरूप पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन से राज्य चलाते हैं ये तो है ही, साथ में आप यह भी ध्यान रखिए कि इस योजना की मूलभूत विशेषताएं क्या है, ठीक है कि नहीं। सामान्य ज्ञान तो तुम्हारा बिखरा पड़ा हुआ है कि जहां तुम कोई चीज उठा लोगे, न्यूज चैनल खोल लोगे, सामान्य ज्ञान तो मिल जाए। तो उस सामान्य ज्ञान को करंट और विविधा कहते हैं। सामान्य ज्ञान को क्या कहते हैं? करंट और विविधा कहते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु यह, अभी भी पेपर उल्टे तो देखे, सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, पेपर पलटते ही सामने में था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी नहीं कहना कि सर आप कौन सा पेपर देखते हैं कि मिल जाता है आपको सब चीज, हम लोग खोजते रहते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं। जैसे अभी भी आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन पटना में आयोजित किए गए, हम लोग भी तो पेपर पढ़ते नहीं मिलता, देखने का है ना नजरिया। तुम देखता है क्रिकेट, देखा होगा मैच को, फिर जाके देखता है उसमें कि कितना बनाया, तो 172 पर विदाउट लॉस, तो वही सी न्यूज को पढ़ते हो। हम उसको देखते भी नहीं है, क्योंकि जो चीज देख ली वो देख ली, खत्म बात, आगे लिखिए। अरे वो कहाँ गया क्रिकेट का विशेषज्ञ? अच्छा चला गया, हाँ हाँ, वो कहा है था उसके भैया दुबई जा रहे, दुबई जा रहा है, ये भी किसी दिन दुबई चला जाए। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? विवेक मुशरान, तो विवेक शेख हो जाए। चलो ठीक है, आगे लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं, कि दक्कन ट्रैप के विषय में बताया। दक्कन ट्रैप किस तरह की मिट्टी के लिए जाने जाते हैं? तो काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जिसको हम लोग कपासी। और तीसरा है टर्शियरी चट्टान, तो लिखो तीसरा है, 4 प्रकार का लिखा है थे ना अर्जन में, तो तीसरा है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी, टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं। टर्शियरी चट्टान में जीवों के अंश पाए जाते हैं, जैसे गोंडवाना में पाया जाता है जीवों का अंश। तभी ना कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन। कोयला क्या है? पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन। ध्यान रखना कि कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, और जो भी जीवाश्म ईंधन होगा वो पर्यावरण को प्रदूषित करे। जो भी जीवाश्म ईंधन होगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोलियम और कोयला। कॉपी के ऊपर में लिख लो, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, कॉपी के ऊपर में जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कौन? पेट्रोलियम और कोयला। तो टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान क्या है? जीवों का अंश पाया जाता है। और हमारा जितना गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, ये जितना जो पश्चिमी तट देखे हैं वो सब किसका उदाहरण है? टर्शियरी चट्टान का उदाहरण। पश्चिमी तट में क्या क्या देखे हैं? गुजरात देखे हैं, कोंकण देखे हैं, मालाबार देखे हैं, वो सब किसका उदाहरण में आ जाए? उसमें सिर्फ कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो धारवाड़ का उदाहरण, ठीक है कि नहीं? तो लिख दीजिए, इसके तहत कच्छ, कोंकण, मालाबार, कच्छ, कोंकण, मालाबार आते, कच्छ, कोंकण, मालाबार आते। इस सब के विषय में पढ़ चुके हैं, सभी चीज की जानकारी पूर्व में ही ली जा चुकी। और चौथा लास्ट है क्वार्टरनरी, तो लिखेंगे क्वार्टरनरी।
क्वार्टरनरी, 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 ठीक है। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी में क्या किया जाता है? जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी है, झेलम की घाटी, झेलम की घाटी किस राज्य में? कश्मीर में। तो ये सब किसके तहत आता है? चतुर्थ के तहत। तो लिख देंगे, इसका उदाहरण है झेलम की घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा भूगर्भिक चट्टान, जो थोड़े रूपों में जानना और याद रखना था, उसकी समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो लास्ट में 2, 4, 5 बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट में पढ़ेंगे, जल निक्षेप से, जल निक्षेप से, जल के निक्षेपण से बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। जल निक्षेप से बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण, बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण। भारत की वर्तमान स्थल कृति, दूसरा पॉइंट नंबर 2, भारत की वर्तमान स्थल आकृति प्लीस्टोसीन युग का, प्लीस्टोसीन युग का, प्लीस्टोसीन युग का। आप लोग को जानकारी में दे दे, पन्ना का नाम सुना हो, गोलकुंडा का नाम सुना होगा। ये दोनों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। और हीरा की खाने का निर्माण बिंद क्रम के चट्टान समूह। तो लिखेंगे पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान, पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान, पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान, हीरे की खान, हीरे की खान, बिंद क्रम के चट्टान समूह का उदाहरण, बिंद क्रम के चट्टान समूह का उदाहरण, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा, तापी, महानदी, रिफ्ट घाटी से, रिफ्ट घाटी से, रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी, इसका उदाहरण है नर्मदा, तापी और महानदी, महानदी।